Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द मेजर डेवलपमेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो आज हम बात करेंगे कुछ 5 इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस ईच न्यूज इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द न्यूज कि आरबीआई ने कुछ नए फंडिंग रूल्स लेकर आए हैं स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। एंड मेजर एम उसमें यही है कि लेवरेज को कम किया जाए। सो लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक ब्रोकर्स पे। सेकेंडली वील बी टॉकिंग अबाउट द न्यूज ऑफ नेटको फार्मा। तो नेटको फार्मा के शेयर्स आज अराउंड 10 से 12% तक बढ़े थे। एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी डायबिटीज ड्रग है सेमाग्लूटाइड उसको अप्रूवल मिला इंडिया में। तो आगे देखते हैं कि क्या वो एक नेक्स्ट बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है कंपनी के लिए या नहीं। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। एंड कंपनी ने डिसाइड किया अपने बिजनेस को स्प्लिट करने का एक दो डिफरेंट एंटिटीज में। सो लेट्स सी कि उसका इन्वेस्टर्स पर क्या रिएक्शन आया। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट क्वालिटी वॉल्स जिसकी आज मार्केट डेब्यू थी एंड लिस्ट हुई है कंपनी एट अ डिस्काउंट ऑफ 26%। सो वील सी कि क्या रीजंस रहे थे इसके पीछे कि इतने शार्प डिस्काउंट पे कंपनी लिस्ट हुई है। एंड लास्टली we'll be talking about the Q3 results of Ola Electric and जिसकी वजह से Ola Electric अब अपने ऑल टाइम लो पर आ गया है। सो वील सी कि क्या फर्दर इसका इम्पैक्ट है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शिफ्ट है या हमें लॉन्ग टर्म में भी आगे ये सब देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द न्यूज जहां पर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2026 से बैंक्स जो पैसा स्टॉक ब्रोकर्स और कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को देते हैं उनके रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि ब्रोकर्स बैंक से फंडिंग लेते थे मार्जिन ट्रेडिंग सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस या फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब कि अपने पैसे से ट्रेडिंग करने के लिए। तो कभी कभी ये फंडिंग पार्शियली सिक्योर्ड होती थी और कभी नहीं होती थी। बट 1 अप्रैल से क्या चेंज होगा कि अब बैंक्स जब भी स्टॉक ब्रोकर्स को लोन देंगे वो लोन 100% सिक्योर्ड ही होगा। मतलब जितना भी लोन दिया जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल होना भी जरूरी है। ऑल्सो मेजर चेंजेस क्या हैं, कुछ हेयर कट लेवल्स डिसाइड करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो उस पर 40% का हेयर कट। मतलब अगर 100 रुपए के शेयर्स हमें मिल रहे हैं तो बैंक उसको सिर्फ 60 रुपीज ही मानेगा। ट्रिपल ए बॉन्ड्स मिल रहे हैं तो उस पर 15% का हेयर कट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मिल रहे हैं तो उस पर 25% का हेयर कट है। कमर्शियल पेपर मिल रहा है तो उस पर भी 15 से 25% का हेयर कट है। अब अगर कोलेटरल की वैल्यू गिरती है इसके बाद भी तो बैंक तुरंत तभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगेगा या फिर लोन को कम करेगा। इसके साथ एक और बड़ा चेंज है वो ये है कि बैंक्स अब ब्रोकर्स को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को फंड नहीं कर सकते। मतलब कि जो ब्रोकर्स हैं वो अपने ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए बैंक का पैसा नहीं यूज कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि मार्जिन फंडिंग सेटलमेंट मिसमैच या फिर मार्केट मेकिंग इस सब के लिए फंडिंग अलाउड है। अब इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो है वो ओवरऑल एफ एंड ओ जो होती है उसका 40% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है वॉल्यूम्स का। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का देखें तो उनका ये मानना है कि अगर ये चीज होती है तो एफ एंड ओ वॉल्यूम्स में 15 से 20% का टेम्पररी इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसी वजह से मार्केट में तुरंत रिएक्शन भी देखने को मिला। अर्ली ट्रेड में एंजल वन जैसे स्टॉक बीएसई जैसे स्टॉक 9 से 10% गिरे। ग्रो जैसे स्टॉक भी 4%। ओवरऑल जितने भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थे सब में ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल अब ये पिक्चर है कि आरबीआई का मेजर गोल है कि सिस्टम से लेवरेज को कम किया जाए और रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग हो। तो शॉर्ट टर्म में हमें ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन दिख सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्केट को ज्यादा स्टेबल और डिसिप्लिन बनाएगा। सो अब ये देखना है कि ब्रोकर्स कैसे अपने फंडिंग स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं और क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी में कोई नोटिसेबल स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है एज प्रिडिक्टेड बाय द एनालिस्ट। लेट्स सी। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द नैटको फार्मा एंड इसके शेयर्स अराउंड 10 से 12% तक आज सर्च किए जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी डायबिटीज ड्रग दैट इज सेमाग्लूटाइड के लिए इंडिया में अप्रूवल मिल गया है। अब ये अप्रूवल कंपनी को मिला सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। एंड कंपनी
अब सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएगी और मार्केट शेयर की परमिशन भी मिल चुकी है। और नैटको इस प्रोडक्ट को मार्च 2026 से लॉन्च करेगा, जिसकी एमआरपी अराउंड 15,900 तक रखी गई है। अब सेमाग्लूटाइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है, स्पेशली उन अडल्ट्स के लिए जिनका शुगर लेवल प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आता सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से। तो ग्लोबली ये मॉलिक्यूल काफी ज्यादा हाई डिमांड में है और इंडिया में भी डायबिटीज पेशेंट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है। अब मार्केट का रिएक्शन ये रहा कि इन्वेस्टर्स को ये न्यूज काफी पॉजिटिव लगी, तो स्टॉक में सडनली 10 से 12% का राइज देखने को मिला। इनफैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 टाइम्स से ज्यादा जंप हुई, मतलब बहुत हैवी बाइंग जोन था। अब ये क्लियरली बताता है कि मार्केट को लगता है कि ये अप्रूवल कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी काफी सपोर्टिव है। कंपनी ने Q3 में भी डिक्लेयर किया था कि उसका नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी 475 करोड़ से बढ़कर 647 करोड़ हो गया था, मतलब कि कंपनी का जो बेस बिजनेस है वो भी ग्रो कर रहा है। और अब सेमाग्लूटाइड के लॉन्च से एक एडिशनल बूस्ट भी कंपनी को मिला है। सो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी के लिए। अब ये देखना होगा कि कैसे कंपनी प्राइसिंग, कंपटीशन और डिमांड के बेसिस पर कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर कैप्चर कर पाता है और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को फर्दर यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट रेलीगेयर। अब रेलीगेयर एंटरप्राइजेस ने अनाउंस किया कि वो अपने बिजनेस को दो अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज में स्प्लिट करेगा, एक इंश्योरेंस फोकस्ड होगी और एक फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस्ड होगी। अब ये एक पहला बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग स्टेप है जो कि जब से बुरमन फैमिली ने फरवरी 2025 में कंपनी का कंट्रोल लिया था तब से हुआ है। अब इसमें क्या चेंज होगा कि अभी रेलीगेयर के अंदर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस दोनों हैं और डीमर्जर के बाद इंश्योरेंस बिजनेस अलग हो जाएगा, जिसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस में स्टेक है, आरईएल के पास ही रहेगा जो कि, और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस जिसमें लेंडिंग, ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आती हैं, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा रेलीगेयर फिनवेस्ट यानी कि आरएफएल को। अब आरएफएल शेयर होल्डर्स को 1:1 मिरर बेसिस पर शेयर इशू करेगा, मतलब अगर आपके पास आरईएल का 1 शेयर है तो डीमर्जर के बाद आपको आरएफएल का भी 1 शेयर मिलेगा। बाद में आरएफएल भी बीएसई और एनएसई पर सेपरेटली लिस्ट होगा। अब ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि हर बिजनेस को इंडिपेंडेंट फोकस मिलेगा, कैपिटल एलोकेशन बेटर होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और इन्वेस्टर्स को क्लियर प्योर प्ले एक्सपोजर मिलेगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के रूप में। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इंडिया में जो लिस्टेड प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत कम है, तो ये इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफी बढ़ा सकता है। ऑल्सो ये प्रोसेस एनसीएलटी अप्रूवल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद कंप्लीट होगा और टारगेट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 28 के Q1 तक आरएफएल को लिस्ट कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल ये डीमर्जर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि शेयर होल्डर वैल्यू को अनलॉक किया जाए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम किया जाए। सो अब ये देखना होगा कि स्प्लिट के बाद दोनों कंपनीज अपने अपने सेक्टर में कितना एग्रेसिवली ग्रो कर पाती हैं और क्या मार्केट उन्हें हायर वैल्यूएशन देता है या नहीं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज ऑफ क्वालिटी वॉल्स। एंड क्वालिटी वॉल्स आज लिस्ट हुआ मार्केट में, उसने अपना डेब्यू किया, लेकिन लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से काफी वीक थी। अब स्टॉक एनएसई पर अराउंड 29.8 रुपीज पर लिस्ट हुआ, जिसका इंडिकेटिव प्राइस 40.2 था, मतलब लगभग 26% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई और इस लिस्टिंग के बाद कंपनी की मार्केट कैप नियरली 7,000 करोड़ थी। अब ये लिस्टिंग क्यों हुई? तो ये सब हुआ डीमर्जर के बाद, क्योंकि आइसक्रीम बिजनेस को भी एक पेरेंट कंपनी बनाया गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर से अलग किया गया और इस बिजनेस में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं जैसे मैग्नम, कॉर्नेटो, क्वालिटी वॉल, और आइसक्रीम सेगमेंट एचयूएल के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 3% हिस्सा है। अराउंड देखे तो 1800 करोड़ का ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन है। डीमर्जर रेशियो था 1:1, मतलब जिस इन्वेस्टर के पास एचयूएल का एक शेयर था उसे क्वालिटी वॉल्स का भी एक शेयर मिला होगा। अब ब्रोकरेजेस का रिएक्शन देखें तो आईसीआईसी सिक्योरिटी ने वैल्यूएशन प्रिडिक्ट करी थी 9500 से 11,900 करोड़ तक का एस्टिमेट था, जिसका पर शेयर वैल्यू होता है 40 से 50 के बीच, लेकिन लिस्टिंग हुई 29.8 पर। तो इसका मतलब ये है कि या तो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी या फिर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में बिजनेस ग्रोथ पर क्लैरिटी नहीं थी। ओवरऑल डीमर्जर का पर्पस यही था कि आइसक्रीम बिजनेस को इंडिपेंडेंट फोकस मिले, अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी वो एग्रेसिवली परस्यू कर सके, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर प्रेशर हमें क्लियरली दिख रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन और व्हाटएवर रीजंस, बट अब ये देखना है कि स्टैंड अलोन कंपनी के रूप में क्वालिटी वॉल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन को कैसे आगे बेटर करता है। एंड नाउ लेट्स टॉक फॉर आवर लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे Q3 के। एंड ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स आए, उसके बाद स्टॉक लगभग 7% गिरा, ऑल टाइम लो अपना हिट किया बेसिकली स्टॉक ने। एंड ये पहली बार था जब स्टॉक 30 रुपए के नीचे गया।
ओवरऑल देखें तो स्टॉक अब अपने आईपीओ प्राइस से जो कि 76 रुपी था उससे 62% नीचे है और अगस्त 2024 के ऑल टाइम हाई से जो कि 157 रुपीज था उससे करीब 82% नीचे है। कंपनी का क्वार्टर 3 एफवाई 26 का रिवेन्यू सिर्फ 470 करोड़ रहा जो कि लास्ट ईयर के 1045 करोड़ से 55% कम है। डिलीवरीज भी 61% गिर गई जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में वो 84,000 प्लस थी जो कि इस क्वार्टर में सिर्फ 32,000 अराउंड रही। नेट लॉस थोड़ा कम हुआ है जो कि 564 करोड़ से 487 करोड़ पर आ गया लेकिन ओवरऑल बिजनेस स्लोडाउन हमें क्लियरली दिख रहा है। अगर ब्रोकरेजेस का देखें तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक को बाय से डाउनग्रेड करके सेल कर दिया है और टारगेट प्राइस 50 से घटाकर 20 कर दिया है। कोटक सिक्योरिटीज ने भी सेल रेटिंग मेंटेन करी है और 20 रुपए का टारगेट दिया है मतलब कि करंट लेवल से भी 35% तक और डाउनसाइड पॉसिबल है। ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप नहीं हो रहा है, मार्केट साइज लॉस कर रहा है, अपना कंपनी लूज कर रही है, कंपटीशन बहुत इंटेंसिफाई हो गया है स्पेशली स्टैब्लिश प्लेयर्स जैसे एथर। एंड ओवरऑल देखें तो ईवी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है लेकिन ओला के जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स लगातार गिर रही हैं। देयर आर हाई लूजिंग ऑफ मार्केट शेयर गोइंग ऑन। ब्रोकरेजेस ने भी डाउनग्रेड किया है। सो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इन सबको इम्प्रूव कर पाएगी, एक कमबैक देगी या फिर ये डिक्लाइन काफी और लंबा चलेगा बिकॉज एवरीथिंग इज लुकिंग क्लियरली नेगेटिव फॉर द कंपनी। And these were all the 5 news we needed to cover in today's video. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो, so do like, share and subscribe to our channel ताकि आप ये important updates को मिस ना करें। And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay informed, stay rational and invest wisely.